अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग किस तरह होती है, किस तरीक़ाकार से कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ह्यूमन जो है वो ब्रीथ करते हैं। तो ब्रीथिंग को डिफ़ाइन करते हैं। ब्रीथिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज़म और इन्वायरमेंट के दरमियान गैसेस की एक्सचेंज होती है, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज़म एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के दरमियान गैसेस की जो एक्सचेंज होती है उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। और इस एक्सचेंज के दौरान जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है सराउंडिंग से, वो ऑक्सीजन लेते हैं और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो मतलब सराउंडिंग से वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव करेंगे बॉडी से, जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाता है और ऑक्सीजन जो है ये टेक इन किया जाता है, मतलब जज़ब किया जाता है, वो इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं ऑक्सीजन को। तो ब्रीथिंग जो है ये टू फेजेस प्रोसेस है, मतलब टू फेजेस के जरिए कंप्लीट होगा, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो ये दोनों होंगे, इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी। इंस्पायरेशन जो है टेकिंग इन ऑफ एयर, जब एयर बॉडी के अंदर जाती है तो इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। और लेटिंग आउट ऑफ एयर, जब एयर जो है बॉडी से बाहर की तरफ जाएगी तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। तो ये दोनों होंगे, ये कंटिन्यू होंगे वन आफ्टर अनदर, मतलब इंस्पायरेशन उसके बाद एक्सपायरेशन, फिर इंस्पायरेशन फिर एक्सपायरेशन। इस तरह नहीं है कि इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन फिर एक्सपायरेशन, उसके बाद इंस्पायरेशन फिर एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन, मतलब इस तरह नहीं होगा, मतलब कंटिन्यू होंगे। एक इंस्पायरेशन उसके बाद एक्सपायरेशन फिर इंस्पायरेशन फिर एक्सपायरेशन, तो इस तरह कंटिन्यू हो गया वन आफ्टर अनदर। और जो जब इंस्पायरेशन होगा तो लंग्स के अंदर जो है प्रेशर कम होगा, लोअर होगा, देन बॉडी के बाहर की जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा तो इंस्पायरेशन होगी, लंग्स के अंदर प्रेशर लो और सराउंडिंग या जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो एयर जो है अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो इंस्पायरेशन का अमल होगा। और एक्सपायरेशन जब लंग्स के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा हो बनिस्बत जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो, तो जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव करेगी और एक्सपायरेशन होगा। तो ये याद रखिए कि जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा बनिस्बत जो बाहर का जो प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर है, तो इंस्पायरेशन होगा। और लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो बनिस्बत बाहर के प्रेशर के, तो एक्सपायरेशन होगा। उसके बाद है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो प्रोसेस है, इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो मसल्स इन्वॉल्व है, क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो वो देखते हैं। डायफ्राम जब इंस्पायरेशन होता है तो डायफ्राम के जो मसल होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। डायफ्राम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे देखिए। तो पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि डायफ्राम जो है लंग्स को नीचे से सपोर्ट करते हैं और जो साइड्स हैं और ऊपर से जो रिब केज है वो उसको सपोर्ट करता है, लंग्स को उसको महफूज रखता है। तो नीचे डायफ्राम मौजूद है। तो जनरली डायफ्राम जो है ये डोम शेप में मौजूद है, इसके सब का जो कर्व शेप है उसको जो डोम शेप कहते हैं, तो डोम शेप में मौजूद होता है डायफ्राम। लेकिन जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है, जो डायफ्राम है जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये फ्लैट शक्ल में आ जाता है। तो ये पहले डायफ्राम इस शक्ल में मौजूद है डोम शेप में, लेकिन जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये फ्लैट शक्ल में आ जाता है। तो ये पहला चेंज आ जाता है जब इंस्पायरेशन होती है। और दूसरा चेंज जो आता है कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स के दरमियान यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स मौजूद है, दो रिब्स के दरमियान यहाँ पे और यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स मौजूद है उसमें भी कंट्रैक्शन आ जाती हैं। और इस कंट्रैक्शन की वजह से जो रिब केज है वो एक्सपेंड हो जाता है, रिब केज एक्सपेंड हो जाता है। तो दो चेंजेस आ जाती है, एक डायफ्राम के मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जो डायफ्राम मसल कंट्रैक्शन से जो
जो डायफ्राम है वो फ्लैट शक्ल में आ जाता है, इस किस्म का समहाउ फ्लैट शक्ल में आ जाता है, डोम से फ्लैट शक्ल में आ जाता है। और इंटरकोस्टल मसल के कंट्रैक्शन से रिब केज जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो इन दोनों का रिजल्ट ये आ जाता है, ये दोनों डायफ्राम की कंट्रैक्शन से और इंटरकोस्टल मसल के कंट्रैक्शन से ये रिजल्ट आ जाता है कि चेस्ट कैविटी जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ये साइज इसका बढ़ जाता है चेस्ट कैविटी का, यहाँ से भी और यहाँ नीचे से भी, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है चेस्ट कैविटी का। तो ये चेस्ट कैविटी है, तो यहाँ इस साइड से भी वॉल्यूम बढ़ जाता है और नीचे जो कि डायफ्राम है वो डोम से फ्लैट शक्ल में आ गया है, तो नीचे से भी यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। और उसके बाद है प्रेशर ऑन द लंग डिक्रीजेस, और जो प्रेशर पड़ रहा था लंग्स पे वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हुई है, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है, तो लंग्स पे जो प्रेशर लग रहा था वो भी कम हो गया है। तो इन दो चेंजेस जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स में जो कंट्रैक्शन आई थी उसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी में एक्सपेंशन आ गया है, और उसके बाद लंग्स पे जो प्रेशर है उसमें डिक्रीज आया। तो इन दोनों कामों का फिर से रिजल्ट ये होगा कि एयर मूव इन, जो हवा है वो अंदर की तरफ जाएगी और इंस्पायरेशन का अमल होगा, इंस्पायरेशन का अमल होगा। नेक्स्ट जो है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन जो है इंस्पायरेशन का उल्टा है। इसमें ये होगा कि डायफ्राम मसल रिलैक्स हो जाएंगे, जो डायफ्राम है यहाँ पे जो फ्लैट शक्ल में आया हुआ था, जब ये रिलैक्स होगा तो फिर से डोम शेप में आ जाएगा। जो डायफ्राम है जब रिलैक्स होगा तो फ्लैट से फिर से डोम शेप में आ जाएगा, और जो इंटरकोस्टल मसल्स है उससे भी रिलैक्सेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स थे वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो रिब केज में जो एक्सपेंशन आई हुई थी वो भी कम हो जाएगी, वो वापस अपने हालत में आ जाएंगे। तो डायफ्राम डोम शेप में आ जाएगा और ये रिलैक्स हो जाएंगे। जो एक्सपेंशन हुई थी यहाँ पे, जो कॉन्ट्रैक्शन हुई थी उसमें भी रिलैक्सेशन आ गई है। तो रिजल्ट ये होगा कि चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो एक्सपेंशन हुई थी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो इंक्रीज होता था वो पे अपनी जगह पे आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो प्रेशर हट गया था लंग से, जो प्रेशर हट गया था इंस्पायरेशन के दौरान, वो प्रेशर फिर से आ जाएगा लंग्स पे। मतलब जो प्रेशर हटा था लंग से इंस्पायरेशन के दौरान वो फिर से आ जाएगा लंग्स पे। तो इन दोनों का रिजल्ट ये होगा कि एयर मूव आउट, जो एयर मौजूद होगा यहाँ पे लंग्स पे, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया है और लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज हो गया है, तो जो हवा है वो बाहर की तरफ एक्सपायरेशन इसका होगा। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से। इंस्पायरेशन में डायफ्राम जो है फ्लैट शक्ल में आ जाता है और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और लंग्स पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और एक्सपायरेशन के दौरान जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हुई है वो अपनी जगह पे आ जाती है, और डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स हो जाता है और डोम शक्ल में आ जाता है, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है, अपनी जगह पे आ जाती है, और जो प्रेशर डिक्रीज हुआ था लंग्स पे वो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, वो प्रेशर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्सपायरेशन होगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है कि किस तरह से इंस्पायरेशन होती है और एक्सपायरेशन होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।